हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 91। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 90 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। शिखा ने एक नज़र शोभित को देखकर धीरे से आवाज़ में कहा कि प्लीज़ आप अपने कपड़े पहन लीजिए। शिखा का बात सुनकर तो अब शोभित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। शोभित बोलता है कि अगर मैं कपड़े ना पहनूं तो अब तो शिखा कुछ भी नहीं बोलती है, बस अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे काफी ज्यादा शर्म आ गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो शोभित ने अभी शिखा को सोफे पर बैठाया और फिर शिखा जो उस नज़ारे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो शोभित ने भी अब शिखा के पास बैठ गया और बोला कि शिखा, तुम खुश तो हो ना, तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना। तो शिखा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो शोभित ने कहा कि शिखा, एक बात पूछूं क्या तुमसे, तुम इस बच्चे को मारना क्यों चाहती थी? तो ये सुनते ही अब शिखा की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तो शिखा ने भी अपने भरे हुए गले से कहा कि आपसे मेरी हालत छुपी नहीं है। मैं खुद का पेट तो चला नहीं पा रही हूँ, खुद का पेट नहीं पाल सकती तो एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा लेती? मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है तो मैं एक छोटे से बच्चे को कहाँ पर रखती? बोलिए आप, मुझे तो खुद ही खाना खाए हुए कई दिन हो जाते हैं, मैं तो इस बच्चे को कहाँ से खाना खिलाती? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे की हालत भी मेरी जैसी ही हो जाए और उसे भी दर दर भटकना पड़े, इसीलिए मैं चाहती थी कि इस बच्चे को मैं गिरा दूं। कहते कहते शिखा फिर से रोने लगती है। तो शोभित ने भी शिखा को अपने गले लगाकर बहुत ही प्यार से उसकी कमर को रब करते हुए कहा कि शिखा, प्लीज तुम रोना बंद कर दो, प्लीज मत रोना। मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे रोते हुए चुप नहीं करवाया है। मुझे नहीं पता है कि ऐसी सिचुएशन पर लड़कियों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उन्हें मनाते हैं। तो प्लीज तुम अपने आप ही चुप हो जाओ। शोभित की बात सुनकर अब शिखा के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी अपनी पकड़ शोभित पर बना दी। दोनों ही एक दूसरे के गले लग चुके थे। तो शोभित ने अभी शिखा की कमर को धीरे से रब करते हुए कहा कि पापा ने नेक्स्ट वीक ही हम दोनों की शादी करने के लिए सोचा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शिखा इसमें? तो शिखा ने भी मुस्कुराते हुए ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही बालकनी में बैठकर अभी हल्की फुल्की सी बातें करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे शिखा को भी शोभित के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो वहीं शोभित भी अब दिशा को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि शोभित को भी पता था कि दिशा अब उसके पास कभी नहीं आएगी और उसकी शादी हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश भी है। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में नील जो अपने कैबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, या ये कह सकते हैं कि काम करने का सिर्फ एक नाटक कर रहा था। उसे तो अभी निहाल का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो आता तो दोनों ही अपनी मिल के खिचड़ी पकाते कि तभी नील के कैबिन का गेट खुलता है। नील ने भी निहाल को देखा तो गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहा कि मिल गया तुझे टाइम, तुझे कहा था इंडस्ट्री में जल्दी से जल्दी आना और तू है जो अभी मुँह उठाकर 12 बजे आ रहा है। तुझे कभी अपने टाइम की कदर होती भी है या नहीं? तो निहाल भी अब चेयर पर बैठता हुआ बोलता है कि अभी साले मुंह को क्या मैं घर पर छोड़कर आता, उसे तो साथ में लेकर आना ही पड़ता है ना, वरना तुझसे बात कैसे करता मैं? नील भी अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि अभी जितनी ज्यादा जुबान चलती है ना उतना ज्यादा दिमाग भी चला लिया कर, समझा तू? तो निहाल बोलता है कि अगर मेरा दिमाग ना चलता ना तो शायद तो तुझे यहाँ पर ना ही बुलाता मुझे। तो शुभ के बाद अगर आइडिया देने की बात आती है ना तो तुझे निहाल ही याद आता है, तुझे निहाल ही आइडिया देता है। तो नील भी बोलता है कि अगर तारीफ हो गई हो तेरी तो बता दे कि अब क्या करना चाहिए हमें। तो निहाल ने भी अब अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बोला कि तुझे कल ही तो रुद्र ने घर का बड़ा बेटा होने की उपाधि दी है ना, तो तू अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा क्यों नहीं उठा लेता? तो नील ने भी निहाल को हैरानी से देखकर कहा कि जैसे उसकी बात समझने की वो कोशिश कर रहा हो। तो इस पर अभी निहाल ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि इधर आ, मेरी बात सुन पहले तू। तो निहाल ने भी नील को आइडिया बता दिया था और फिर नील के चेहरे पर भी उसकी आइडिया सुनकर एक मुस्कुराहट आ गई थी और अगले ही पल नील ने कहा कि और अगर शुभ ने साइन कर दिए तो? इस पर अब निहाल भी बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ है कि तू तो अपने छोटे शेर को जानता ही नहीं है, तुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब तुम दोनों यहाँ पर नहीं थे ना तो छोटे शेर को मैंने देखा है, वो मर जाएगा लेकिन तुम दोनों भाइयों से कभी भी अलग नहीं होगा। तो अब आप जाओ और अपनी पोजीशन का जल्दी
जल्दी से फायदा उठाते हुए उन दोनों की बैंड बजाओ, उन दोनों टॉम एंड जेरी को सबक सिखाओ। तो नील ने भी कहा कि हाँ, तो फिर चल रुद्र के कैबिन में चलते हैं पहले। इस पर अभी निहाल ने भी अपने सिर पर हाथ मार कर कहा कि यार, अभी तुझे समझाया है ना कि अपनी पोजीशन का फायदा उठाओ, और तू है फिर से अभी दूसरी गलती करने लगा। कैसे समझाऊं मैं तुझे? वो दोनों तेरे पास आएंगे, तू उन दोनों के पास नहीं जाएगा, समझा? तू बड़ा है, वो दोनों तेरे पास आएंगे। तो नील का नेचर अभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, वो अपने भाइयों की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी कि नील बिल्कुल संजय पर गया था, उसके अंदर सच में संजय के ही गुण थे और संजय की तरह ही उसका नेचर भी बहुत सॉफ्ट था। तो नील ने भी फिर से मैनेजर को कैबिन में बुलाकर कहा कि जाओ, जाकर रुद्र और शुभ को मेरे कैबिन में बुलाकर लेकर आओ, उनसे कहो कि नील सर ने बुलाया है तुम दोनों को। तो मैनेजर ने भी अब नील की बात सुनकर वहां से तो चला गया था, मगर थोड़ा हैरान भी था। और फिर निहाल जो चेयर से उठकर सोफे पर बैठ गया था, निहाल तो भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो निहाल भी जानता था कि ये लड़ाई बस ज्यादा दिन तक तो टिक ही नहीं सकती है, ना तो शुभ इस लड़ाई को खींच पाएगा और ना ही रुद्र। लेकिन हाँ, फिर भी नील को दोनों की ही टेंशन हो रही थी कि कहीं वो दोनों और ज्यादा लड़ाई ना कर ले, और फिर इसीलिए निहाल ने अभी नील की टेंशन कम करने के लिए ये आइडिया भी बता दिया था। तो निहाल अभी कंटिन्यू बस अपने फोन में ही घुसा हुआ कुछ मुस्कुरा कर देख रहा था, और तभी नील के कैबिन का गेट खुलता है तो सामने भी रुद्र खड़ा हुआ था। नील जो थोड़े एटीट्यूड के साथ अपने चेयर पर ही बैठा हुआ था, तो रुद्र ने अभी नील को देखा तो एक आईब्रो चढ़ा दी और फिर अपने मन ही मन खुद से कहा कि कल रात ही इसे समझाया था मैंने, और फिर इसने तो खुद को सच में बड़े भाई से ही डाल लिया। अब तो ये सच में हम दोनों का बॉस बन गया है। चलो अच्छी ही बात है, थोड़ा एटीट्यूड तो इसके अंदर भी होना ही चाहिए, वरना हम दोनों एटीट्यूड ही रखते हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ कह देते हैं और फिर ये सुन भी तो लेता है। सच कहते हैं धनराज संकल्प पूरा का पूरा पापा पर ही किया है। तो रुद्र भी अब आकर नील के सामने चेयर पर बैठ जाता है और फिर बोलता है कि हाँ बताओ, तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? इस पर तो अब नील ने भी एटीट्यूड के साथ कहा कि चुपचाप से बैठे रहो। और नील के मुंह से ये सुनकर तो रुद्र की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी और हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन उसे कहीं ना कहीं नील का ऐसा एटीट्यूड में बात करना बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए वो भी चुपचाप से बैठ गया। और तभी नील के कैबिन का गेट दोबारा से खुलता है और सामने जो मैनेजर खड़ा हुआ था, नील ने भी मैनेजर को देखा तो गुस्से में कहा कि तुमने शुभ को नहीं बुलाया, वो अभी तक आया क्यों नहीं? इस पर अभी मैनेजर ने कहा कि सर, मैंने शुभ सर से कहा था लेकिन उन्होंने कहा है कि वो नहीं आना चाहते हैं। तो इस पर अभी नील ने और भी ज्यादा गुस्से में कहा कि जाके कहो आज आखिरी बार उसका नील भाई उसे बुला रहा है, उसके बाद वो इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, कभी भी उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा हम उससे दूर ही रहेंगे। तो रुद्र तो आज नील के एटीट्यूड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। नील को ऐसे ही रहना चाहिए था। वही मैनेजर की बात सुनकर अभी शुभ को भी गुस्सा तो आ गया था, लेकिन फिर भी वो गुस्से में नील के कैबिन की तरफ बढ़ गया था। तो शुभ ने भी कैबिन का गेट खोला तो उसकी नजर अभी नील से जाकर टकराती है। तो नील को भी काफी ज्यादा हंसी आने ही वाली थी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उसे निहाल आंखें दिखा रहा था। तो निहाल ने भी आंखें दिखाई तो नील ने भी अभी निहाल की आंखों को देखकर हल्के गुस्से में शुभ से कहा कि वहां क्यों खड़े हो, यहाँ पर आकर बैठो। तो शुभ भी अब गुस्से में आकर नील के सामने बैठ गया था और फिर निहाल जो फिर से अपने फोन में घुस गया था। तो नील ने भी गुस्से में रुद्र और शुभ दोनों को ही देखकर फिर से बोला कि मैं तुम दोनों से बहुत बड़ा हूँ और हाँ, घर का बड़ा बेटा भी हूँ, इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है और इस डिसीजन को तुम दोनों को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है तुम दोनों के लिए। तो रुद्र तो अभी भी एक आईब्रो उचका कर अभी भी नील को ही देखे जा रहा था और फिर अपने मन ही मन बोल भी रहा था कि ये इतनी सॉलिड एक्टिंग करनी कब से सीख गया, ये तो एकदम सच का हीरो लग रहा है। चलो देखता हूँ ये एक्टिंग कहाँ तक लेकर जाएगी। तो शुभ भी अब नील को गुस्से में ही देख रहा था, जैसे वो जानना चाहता हो कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। इस पर अभी नील ने भी ड्रॉर में से एक ब्राउन कलर का पार्सल निकाला और फिर शुभ और रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र और शुभ दोनों ही उस पार्सल को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इसमें क्या होगा। तो शुभ ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा कि ये सब क्या है। तो इस पर अभी नील ने भी बड़े ही एटीट्यूड से कहा कि इसमें प्रॉपर्टी के पेपर है, रुद्र ने पहले ही प्रॉपर्टी को बांट दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि सब अपना अपना शेयर लेकर अलग हो जाए। और ये सुनकर तो शुभ की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से बड़ी हो गई थी। तो वहीं रुद्र के चेहरे
चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो जानता हो ये सब नाटक है। तो शुभ अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो शुभ, ना तो तुम मेरी बात मानते हो और रुद्र की तो नाक पर ही गुस्सा बैठा रहता है, वो भी मेरी कोई बात नहीं मानता। रुद्र सही कहता है, मैं तुम्हारी बदतमीजी और नहीं झेलूंगा अब, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना बिजनेस लेकर अलग हो जाओ। मैं दिशा को तुम्हारे लिए रोता हुआ भी नहीं देख सकता हूँ, वो बच्ची बेचारी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोती है। वैसे भी वो लड़की लगभग 1 साल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोई है और तुम फिर से उसे रुला रहे हो, फिर से तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर प्रताप हाउस से चले जाओ, फिर तुम मियाँ बीवी कुछ भी करो, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। अभी पेपर्स पर साइन करो और फिर निकलो मेरे कैबिन से बाहर। तो नील की बात सुनकर अब शुभ के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ गई थी, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं था। तो वहीं रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई थी। निहाल तो अभी भी सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी था, वो तो ऐसे बैठा था जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो शुभ ने भी अभी एक नजर रुद्र को देखा, जिसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी, और फिर निहाल को जो उसे देख ही नहीं रहा था। तो नील ने भी फिर से रुद्र की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ कहा कि और तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? प्रताप हाउस से तुम भी जाओगे? तुम भी बिना सोचे समझे छोटे शेर पर अपने हाथ को उठा देते हो। शुभ अब बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है वो, शुभ की शादी भी हो गई है और कुछ ही महीनों के बाद वो एक बाप भी बन जाएगा। लेकिन तुम तो उसे बड़ा होने ही नहीं देते, उसे बड़ा समझते ही नहीं हो। बिना सोचे समझे उसके गाल पर चांटा मार दिया तुमने। तो रुद्र ने कहा कि तो तुम क्या चाहते हो, मैं शुभ से माफी मांगू? तो ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन उससे पहले शुभ को तुमसे माफी मांगनी होगी। तो नील ने भी अब गुस्से में कहा कि मैं किसी को भी किसी से माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे माफी मांगो और ये मुझसे मांगे, मैं नहीं चाहता। इन पेपर्स पर साइन करो और मेरे कैबिन से बाहर चले जाओ, और जितनी जल्दी हो सके प्रताप हाउस से भी बाहर चले जाओ, तुम दोनों के दोनों, समझे तुम? तो शुभ के चेहरे पर अभी गुस्से के साथ साथ इमोशंस भी आ गए थे। शुभ अभी गुस्से में था और फिर उसे लगा कि उसके भाई उसे मना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दिमाग तो अब शुभ का भी बहुत ज्यादा पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो शुभ ने भी अभी पेपर्स को देखा और उठाकर पटकते हुए कहा कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कोई प्रॉपर्टी, इस बिजनेस में मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया है, तो मुझे अभी किसी से भी कोई शेयर नहीं चाहिए। अगर मेरा प्रताप हाउस में रहना आप दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, मैं दिशा को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ ही मैं, अपना और दिशा का पेट तो भर ही सकता हूँ, मैं नहीं रहूंगा अब दोनों के साथ। तो नील ने भी कहा कि और दिशा तुम्हारे साथ जाएगी क्या? उसका तो कल रात ही तुमने दिल दुखा दिया है, उससे तो तुमने आज तक बात नहीं करी है, और वो क्या तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होगी? वो पूरी रात दादी के कमरे में सोई है और तुमसे एक बार भी नहीं हुआ कि तुम जाकर उससे पूछ लो कि दिशा तुम ठीक हो या नहीं। जानते भी हो कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तुम्हारी जरूरत है, और फिर तुमने दिशा को इतना ज्यादा इग्नोर भी कर दिया। अब यहाँ पर खड़े होकर मुझे भाषण दे रहे हो। शुभ भी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर बोला कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी दिशा को खुद ही मना लूंगा और उसे अच्छी से अच्छी खुशी दूंगा, और वहाँ बहुत ही जल्द प्रताप हाउस से भी चला जाऊंगा। तो शुभ अभी धीरे धीरे वहां से जाने लगता है और नील के चेहरे पर अब टेंशन आ गई थी। उसने अभी निहाल को घूर कर देखा और फिर निहाल ने भी हाथ दिखाकर उसे इशारा कर दिया, जैसे वो कह रहा हो कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, तुझे छोड़कर, समझा तू? कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो शुभ ने भी कैबिन का गेट खोला था, लेकिन नील ने भी चिल्लाकर रुद्र से कहा कि अगर शुभ प्रताप हाउस से चला गया तो मैं तुझे बहुत ज्यादा मारने वाला हूँ, तुझे मैं इतना ज्यादा मारूंगा तेरा मुंह सुजा दूंगा मैं। यार तेरे भी बहुत ज्यादा हाथ चलते हैं ना, तूने ही छोटे शेर को छेड़ दिया, तू खुद को समझता क्या है? बता मुझे, जब मन करेगा तू थप्पड़ मार देगा उसे और जब मन करेगा उसे अपने गले लगा लेगा। अगर शुभ कैबिन से बाहर गया तो सबसे पहले मैं तुझे ही प्रताप हाउस से बाहर निकालूंगा और फिर तुझे अंदर भी नहीं आने दूंगा। तो रुद्र ने भी अपना मोबाइल निकाला और फिर हंसकर कहा कि जब इतनी अच्छी एक्टिंग कर ही ली थी तो थोड़ा सा और भी कर लेता तू, वैसे भी छोटा शेर कहीं नहीं जाने वाला है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नील और रुद्र की बात सुनकर शुभ भी एकदम से रुका और फिर गुस्से में बोला कि जब आप दोनों मुझे मनाएंगे नहीं तो चला ही जाऊंगा ना, किसके लिए रुकूंगा? लेकिन आप दोनों को तो अपने अपने एटीट्यूड की ही पड़ी रहती है। तो रुद्र ने भी कहा कि मैं तुझे मना लूंगा, लेकिन तुझे नील से माफी मांगनी होगी, तब मनाऊंगा मैं तुझे। तो नील से अब शुभ की हालत भी नहीं देखी जा रही थी। तो नील ने भी अब रुद्र को देखकर कहा कि तू ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा तू? पहले तू शुभ से माफी मांगेगा,
तीनों ही अब एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। तो वहीं निहाल तो अभी भी अपने फोन में ही घुसा जा रहा था, जैसे उसे ये ड्रामा देखने की बिल्कुल आदत ही हो गई हो, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया हो। तो नील एक बार अभी रुद्र को देखता है और फिर एक बार शुभ को। नील ने भी फिर से अपनी बाहें फैलाकर कहा कि आजा यार मेरे छोटे शेर, ऐसा रूसा रूसा सा घूमता रहता है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो नील को ऐसे देखकर अभी शुभ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने भी 4 कदम चलकर अपने बड़े भाई को गले लगा लिया था। नील ने भी अब अपनी बाहें शुभ पर कस दी थी। दोनों भाई अभी एक दूसरे के गले लगे थे। तभी शुभ ने धीरे से कहा कि सॉरी भैया, मुझे आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे अपनी हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। नील ने भी अब अपनी बाहें कसते हुए कहा कि छोटे शेर, तू मेरी जान है, मेरी जान, ऐसे मुझसे रूठ कर मत रहा कर यार। तू एक रात मुझसे गुस्सा क्या हो गया, मैं ना बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगने के बाद नील ने भी रुद्र के सिर पर एक हाथ मार कर कहा कि अब तेरे लिए क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या मुझे। रुद्र भी अभी हैरानी से नील को ही घूर कर देख रहा था और फिर उसने भी अपना सिर रब करते हुए धीरे से बोलता है कि नील एक बात कहूँ क्या यार, तू कुछ ज्यादा ही फॉर्म में नहीं आ गया क्या मेरे कल बोलने से। तो नील ने कहा कि मुझे कल ही बड़े भाई की उपाधि मिली है, तो मुझे अपनी उपाधि का फायदा तो उठाना ही होगा ना, वही उठा रहा हूँ, क्यों साले। इतना ही कहकर अभी नील ने निहाल की तरफ देखा जो अभी भी अपने फोन में ही घुस कर बैठा हुआ था। तो रुद्र ने भी अब शुभ के गले लगा लिया था और फिर धीरे से कहा कि छोटे शेर, सॉरी, माफ कर दे यार मुझे, बस तूने नील पर गुस्सा किया ना तो मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं गया और मैंने उसी के चलते तुझ पर एक थप्पड़ उठा दिया, मुझे माफ कर दे यार, कभी भी अब ऐसा नहीं करूंगा। तो शुभ ने कहा कि आपकी तो अब आदत ही हो गई है ना, पहले गलती करते हो और फिर उसके बाद मुझसे माफी मांग लेते हो, पर ठीक है चलो माफ कर देता हूँ आपको इस बार भी, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम आपने अगर मुझ पर जरा सा भी हाथ उठाया ना तो सच कहता हूँ प्रताप हाउस से दिशा को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा और हाँ फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगा, आप दोनों को देखूंगा भी नहीं। इस बार अभी निहाल भी एटीट्यूड के साथ बोला कि साले तू प्रताप हाउस से जाकर दिखा, तेरी टांगे ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी निहाल राजपूत नहीं, समझा। तो शुभ ने भी अब हंसते हुए कहा कि अच्छा जी, इतनी देर से आप मुंह में दही जमाकर बैठे थे क्या। और हाँ, जैसे ही मैंने जाने की बात क्या कह दी तो अंदर का निहाल राजपूत निकल कर बाहर आ गया। वाओ कितनी अच्छी बात है। तो चारों ही अभी फिर से कैबिन में चौकड़ी जमा कर बैठ गए थे और फिर आपस में बातें करने लगे। और बात करते करते अभी नील ने कहा कि शुभ तू घर चला जा, दिशा को तेरी जरूरत है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, वैसे भी पता नहीं कितना ज्यादा रोई होगी, वो जाकर उसे मना ले एक बार, तुझसे नाराज भी हो गई है, वो उसकी गलती नहीं थी बिल्कुल भी, उसने तो आकर मुझसे सारी बातें भी बता दी थी, मैंने ही उसे कहा था कि उसे एक बार चलकर मिल लेते हैं। और इस पर अभी शुभ ने फिर से कहा कि अरे मेरा पिकाचू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है भैया, वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती है, वो एक पल में मान जाएगी, लेकिन हाँ अगर मैं उसे मनाने अभी चला गया ना तो उसके भाव जरूर बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं शाम को ही जाऊंगा और फिर उसको मनाऊंगा, इनफैक्ट शाम को लेट ही जाऊंगा, तभी तो मजा आएगा, तभी तो उसके अंदर का प्यार जागेगा। तो रुद्र ने भी मन ही मन कहा कि छोटे शेर तू दिशा को कुछ ज्यादा ही परेशान करता है यार, लेकिन हाँ इस बार दिशा तुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी। देखते देखते अब धीरे से रात भी हो गई थी, रात के 9 बजे थे। नील जो अपनी कैबिन से निकला और फिर उसने रुद्र के कैबिन की तरफ का रुख ले लिया। तो नील ने भी रुद्र से कहा कि यार आज बहुत ज्यादा काम कर लिया है, कल जय और जिया की शादी में भी तो जाना है, अब घर चलते हैं, तूने तो आज सबकी डबल शिफ्ट करवा दी, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं। तो रुद्र ने भी अब अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा कि हाँ यार बस अब चलते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। इतना कहकर अभी नील और रुद्र दोनों ही निहाल और शुभ के कोई तरफ गए और फिर चारों ही प्रताप हाउस के लिए निकल गए। घर आते आते भी 10 बज चुके थे। अवनी किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठकर तीनों का इंतजार कर रही थी। निहाल अभी वहीं से अपने विला की तरफ चला गया था क्योंकि नव्या आज उसके विला में ही थी। तो शुभ आया और फिर उसने डाइनिंग टेबल की तरफ चेयर खींचते हुए कहा कि पिकाचू कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही है। तो अवनी ने भी अभी गुस्से में शुभ को घूर कर देखा और फिर कहा कि वो अपनी मम्मी के घर चली गई है। और ये सुनते ही शुभ के हाथ में जो वाला था वो एकदम से टूट कर नीचे गिर गया और फिर शुभ जो हैरानी से अवनी को देखने लगता है। तो वहीं नील और
रुद्र के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन लोगों को लगा था कि अब तो सच में मजा आने वाला है। तो शुभ ने कहा कि कब गई? इस पर अभी किट्टू भी हल्के गुस्से में बोली कि अभी 2 घंटे पहले ही। तो शुभ ने कहा कि लेकिन क्यों गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो अवनी ने भी अब शुभ को चमचा दिखाते हुए कहा कि शुभ, दिमाग की दही मत कर तू, समझा? तुझे नहीं पता है कि दिशा क्यों गई है अपने घर? चलो मैं बता देती हूँ। दिशा कल रात बहुत ज्यादा रोई थी और सुबह भी उसका मूड पूरी तरह से खराब था। बेचारी जाना नहीं चाहती थी, रो रो रही कर पूरा हाल कर दिया था। शायद तुम उसे मनाने के लिए आ जाओगे, उसने भी सोचा था, लेकिन तुम नहीं आए तो वो अभी उदास होकर अपने घर चली गई। जब तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है तो किसके लिए यहाँ पर रुक गई? इसीलिए वो हमेशा के लिए चली गई। तो अवनी की बात सुनकर अभी शुभ के तो जैसे भूख ही मर गई हो। तो वहीं अभी नील और रुद्र तो अपना खाना बहुत ही आराम से खा रहे थे और फिर दोनों ही जो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे थे। तो शुभ ने भी अपने दोनों भाइयों को घूर कर देखा और जानबूझकर थोड़ा सा अकड़ते हुए कहा कि हाँ, तो जैसे गई है ना वैसे आ भी जाएगी, मैं तो किसी को भी नहीं मनाने वाला। इतना कहकर अभी शुभ खाना खाने लगता है, लेकिन उसके गले से निवाला उतर ही नहीं रहा था। उसे खुद पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसने ही गलती की है। तो शुभ ने भी जैसे तैसे करके अपने खाना मुंह में ढकेला और फिर अपने कमरे में चला गया। तो शुभ का मुंह अभी बता रहा था कि इस वक्त उसे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। तो वही अवनी ने नील की तरफ देखा और फिर नील और रुद्र को काफी ज्यादा हंसी आ गई। तो नील ने कहा कि अवनी, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है शुभ के साथ। तो अवनी बोलती है कि क्या क्या ठीक नहीं किया है मैंने? आपको कुछ नहीं पता है नील, जब आप और रुद्र भैया यहाँ से चले गए थे ना, तब भी दिशा इसे मनाने के लिए इसके आगे पीछे घूमती थी, इससे बात करने के लिए पूरा पूरा दिन इंतजार करती थी, इसकी कैबिन के बाहर बैठी रहती थी, लेकिन इसने उसे हमेशा इग्नोर किया। इसने एक बार भी उस लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो इतनी उम्मीद भरी नजरों से इसे देखती थी जैसे इसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाएगी और ये अपनी अकड़ में ही रहता था। इसने कभी उससे बात तक नहीं करी। कितनी बार मैंने इसे समझाया, दादी ने इसे समझाया, लेकिन इसने तो कसम ही खा ली थी कि ये दिशा को परेशान करके ही रहेगा, उससे एक बार भी बात नहीं करेगा। बस फिर क्या था? तो मैंने भी अब दिशा को अच्छे से समझा दिया कि इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा शुभ को मजा सिखाने के लिए। तुम चली जाओ और फिर अब कभी भी मत आना जब तक ये तुम्हें मनाने के लिए ना आए। बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। दिशा जो हॉल में चक्कर लगा रही थी और फिर शुभ का इंतजार कर रही थी। गलती चाहे अभी किसी की भी हो, लेकिन दिशा ही अभी शुभ से जाकर बात कर लेती थी, उसे मना लेती थी। तो शुभ का नाराज होना अभी दिशा से देखा नहीं जाता था। वो कभी भी नहीं चाहती कि शुभ उससे दूर रहे, क्योंकि वो जानती थी कि शुभ उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वैसे भी दिशा ने बचपन से ही किसी का प्यार नहीं देखा था और पहली बार उसने किसी का प्यार देखा था, वो था शुभ, जो उसे दिल और जान से ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए दिशा के लिए शुभ की खुशी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसी के चलते दिशा जो शुभ का इंतजार कर रही थी। तो वहीं किचन में किट्टू और अवनी अभी दोनों ही खाना बना रही थी और फिर दिशा को काफी ज्यादा बेचैन होता देखकर दोनों से रहा नहीं जाता है। तो अवनी ने भी किट्टू की तरफ देखकर कहा कि तेरी बहन पागल है क्या, जो एक पागल लड़के के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रही है? इसे समझ में नहीं आता है क्या कि शुभ की आदत एकदम से खराब कर रही है ये? तो शुभ अभी इस पर चिल्लाता है। ये थोड़ा देर नाराज होती है और फिर खुद जाकर शुभ को मना भी लेती है। उसके लिए ऐसे पागल रहती है। पहले भी ये शुभ के आगे पीछे ही घूमती रहती थी, उसे ही मनाती रहती थी, तभी तो शुभ को इसकी कदर नहीं है और इससे वो बात बात पर नाराज हो जाता है। तो किट्टू भी अब प्याज काटते हुए बोलती है कि दीदी अब मैं क्या करूं? प्यार में तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, ये तो हो ही गई है उसके प्यार में पागल। अवनी ने भी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा और बोली कि ये पागल नहीं होगी, हमेशा यही पागल क्यों होगी शुभ के लिए, इस बार इसके लिए शुभ पागल होगा, अब देखना मेरा कमाल। तो किट्टू भी हैरानी से अवनी को देख रही थी। तो अवनी ने कहा कि मुझे ऐसे मत देखो, बल्कि ये देखो कि मैं कैसे अभी शुभ की बैंड बजाती हूँ। बड़ा छोटा शेर बना फिरता है ना, जब मन में आएगा दिशा को डांट देगा, उससे नाराज हो जाएगा और जब मन में आएगा उसे प्यार से गले लगा लेगा, हर वक्त बस अपनी ही मर्जी चलाएगा। तो अवनी के हाथ में इस वक्त चमचा था, वो सीधा भी दिशा के पास में आती है और फिर उसे चमचा दिखाते हुए बोलती है कि तूने ही अपने पति की आदत खराब कर रखी है, वो तुझसे गुस्सा क्या हो गया, तू जो है उसे मनाने के लिए मचलने लगती है, गलती तो उसकी ही थी ना, उसे तुझ पर ऐसे सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था, उसने तुम पर सबके सामने चिल्लाया है, उसने तुझ पर शक भी किया
किया है और तू है जो उसे बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाकर उसका इंतजार कर रही है, उसे मनाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही है। थोड़ी बहुत शर्म है भी तेरे अंदर या फिर नहीं? अपना सामान पैक कर और हाँ, अंकल आंटी के घर चली जा, समझी तू? जब तक वो तुझे मनाने के लिए नहीं आएगा। दिशा तो भी हैरानी से अवनी को ही देख रही थी और फिर उसकी बातें समझने की कोशिश भी कर रही थी। अवनी अभी फिर से बोलती है कि अब मेरी शक्ल मत देख तू, समझी? अगर तुझे ऐसे ही शुभ के आसपास घूमती रहोगी ना तो वो कभी भी तुझे नहीं मनाएगा और ना ही कभी तेरी कदर करेगा। हमेशा तू ही उसके प्यार के लिए बेचैन क्यों रहती है? उसे भी तो थोड़ी सी बेचैनी होनी चाहिए तेरे लिए, तेरे प्यार के लिए। वो तो बस ऐसे ही घूमता फिरता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। तू खुद ही आके उसे मना लेगी। सुबह भी एक बार तुझे बाय बोलकर नहीं किया, ना ही तेरी तरफ देखा। ऐसे तो उसकी अकड़ बढ़ती ही चली जाएगी। वैसे सही हुआ है कल रुद्र भैया ने उसे चांटा मार दिया। अगर कुछ तो अकल आ ही गई होगी उसके अंदर, अब कुछ अकल तू उसे दे देगी, समझी? तू चुपचाप से अब अंकल आंटी के घर पर चली जाओ और जब तक वो तुम्हें मनाने नहीं आएगा ना तब तक तुम उसके घर से वापस भी नहीं आओगी। तो दिशा भी कुछ बोलती उससे पहले ही किट्टू ने भी किचन में दिशा को देखते हुए कहा कि दिशा, अवनी दी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए जब तक शुभ तुम्हें मनाने के लिए नहीं आएगा। तूने तो उल्टी गंगा बहा रखी है उसे मनाने के लिए। कहीं देखा है तूने कि पत्नी पति को मनाती है? गलती किसी की भी हो लेकिन मनाता तो पति ही है ना पत्नी को। लेकिन तूने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है। तू खुद जाकर अपने पति को मनाती है तभी तो वो तुझे डांट कर चला जाता है। तो दिशा को भी अब अवनी और किट्टू की बातें समझ में आने लगी थी और कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया था। तो दिशा ने भी अब अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए कहा कि अवनी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं उनके आगे पीछे घूमती हूँ ना तो वो कुछ ज़्यादा ही अकड़ चलाते हैं मुझ पर और मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मनवाते हैं। तो अवनी बोलती है कि अब तुझे अकल आ गई ना तो अपना जल्दी से बैग पैक कर ले और हाँ, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ वो तुझे घर पर छोड़कर आ जाएगा राठौड़ हाउस, समझी तू? तो दिशा भी वहाँ से जाने लगी और फिर पलट कर बोलती है कि लेकिन कल जय भैया की शादी है ना। इस पर अभी अवनी ने कहा कि जय भैया की शादी का कार्ड मिस्टर राठौड़ के घर पर भी गया है तो वो भी आएंगे। तुम अपनी वहाँ से मम्मी पापा के साथ में चली आना, अभी यहाँ से जाओ तभी तो शुभ को अकल आएगी। शुभ अब आने ही वाला होगा और हाँ, अगर वो तुम्हें कॉल करे ना तो उसका कॉल भी मत रिसीव करना, चाहे जितने कॉल करे तुम एक बार भी उसके कॉल को रिसीव मत करना। अगर मनाने आए तो जल्दी से मान भी मत जाना, समझी तुम? दिशा ने भी अब बहुत ही मासूमियत के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और देखते ही देखते वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। अवनी दिशा को राठौड़ हाउस भेज देती है और बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है। तो फ्लैशबैक इसी के साथ एंड होता है। दिशा तो चली गई राठौड़ हाउस। तो नील और रुद्र जो अवनी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो रुद्र ने कहा कि छोटे शेर को अब अकल तो आ ही जाएगी। सच में दिशा को तो इसने जीना हराम किया हो। बेचारी दिशा इसकी हर छोटी सी बड़ी चीजें बर्दाश्त करती है। डिनर करने के बाद अभी सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। तो वहीं नील और रुद्र दोनों ही आज बहुत ज्यादा खुश थे। तो वहीं शुभ का तो कब से दिशा को कॉल कर रहा था लेकिन दिशा ने अभी शुभ का एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया था। तो शुभ ने भी अपना फोन देखा और फिर बहुत ही उदासी भरे लहजे में खुद से कहा कि यार पिकाचू सच में नाराज हो गई है। अब तो ये सच में मानने वाली नहीं है। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाता हूँ इसे, बहुत कुछ बोल देता हूँ इसे। सुबह भी कितने प्यार से मुझे देख रही थी, मैंने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसे बाय बोला एक बार भी। लगता है मुझे भी अब ससुर जी की तरह पिकाचू को मनाने जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे उसे मनाने के लिए चला गया तो फिर तो रुद्र भैया और नील भैया मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसे मजाक नहीं बनाने दूंगा। रहने देता हूँ, एक दो दिन मैं खुद ही आ जाएगी पिकाचू। वैसे भी मुझसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाती है वो, लेकिन अगर एक दो दिन में नहीं आई तो यार क्या करूँगा मैं, कैसे रहूँगा पिकाचू के बिना? करना क्या है फिर, मेरी पिकाचू ही है ना, उसे मना लूँगा। वैसे भी मेरी ही पत्नी तो है, वैसे भी उसके बिना मुझे नींद कहाँ आती है। उसने भी अपने आप से लड़ झगड़ कर फाइनली अभी शुभ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अभी के अभी राठौड़ हाउस जाएगा और उसे मना कर लेकर आएगा। तो शुभ भी अब अपने कमरे से निकल कर सीधा सीढ़ियों से बाहर होता हुआ गार्डन तक ही पहुंचा था कि तभी नील ने भी अपनी बालकनी से आवाज़ लगाते हुए कहा कि क्या हुआ
छोटे शेरनी के बिना नींद नहीं आ रही है क्या? उसे मनाने के लिए जा रहा है क्या? अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं भी आ सकता हूँ। तो नील की आवाज़ सुनकर तो अब शुभ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो ना चाहते हुए भी एक कदम रुक जाता है। तो वो नहीं चाहता था कि उसे अभी कोई भी देखे, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने भी देख लिया तो उसका मजाक जरूर बनेगा। नील तो जैसे भी बालकनी में खड़ा होकर उसका ही इंतजार कर रहा था। तो शुभ एकदम से पलटता नहीं है, उसे अनसुना करके सीधा चलने लगता है। तभी रुद्र ने भी कहा कि आज कोई मुझसे कह रहा था कि मैं अभी घर नहीं जाऊंगा वरना दिशा के भाव चढ़ जाएंगे। और हाँ, अब देखो, लेकिन लगता है कि दिशा के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और अब दिशा के भाव घटाने जाना पड़ रहा है किसी को। अब तो सच में हमें लगता है किसी के साथ जाना ही पड़ेगा उसके भाव घटाने के लिए। तो शुभ अभी सीधा राठौड़ हाउस पहुंचता है। तो शुभ अभी गाड़ी से उतरकर बड़बड़ाता हुआ राठौड़ हाउस में जाने लगता है और फिर मन ही मन बोलता है कि यार, कभी नहीं सोचा था कि दिशा को मनाने के लिए ऐसे आना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्या करूं। सच तो कहते हैं सबके सब, मुझे ना पिकाचू को इतना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही परेशान करता हूँ अपनी पिकाचू को। तो शुभ ने अभी घर में मेन डोर बेल बजाई तो नरेन ने भी गेट खोला। तो नरेन ने भी शुभ को देखकर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा कि तो तुम आ ही गए अपनी पिकाचू को मनाने के लिए? हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कि कब शुभ प्रताप सिंह आएंगे अपनी पिकाचू को मनाने के लिए। इस पर अभी शुभ ने धीरे से कहा कि और क्या करूं मैं ससुर जी, ये तो अब हर पति ही करता है ना, तो मैं भी बस यही कर रहा हूँ, यू नो पति धर्म, बस वही निभा रहा हूँ। तो नरेन और शुभ अभी दोनों ही अंदर आ जाते हैं। तो नरेन ने भी शुभ को सोफे की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा कि बैठो जमाई सा, पहले तुम्हारी थोड़ी सी खातिरदारी तो कर लूं, फिर चले जाना अपनी पत्नी को लेकर। तो शुभ अभी धीरे से मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन फ्लो में बोलता है कि अरे नहीं पापा, मंगलवार को मैं ना बियर नहीं पीता हूँ। ये सुनकर तो अब नरेन की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर शुभ ने भी अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा ली और फिर अपनी बात को थोड़ा सा ठीक करते हुए बोला कि अरे ससुर जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, अभी कुछ भी भूख नहीं है खाने की। इस पर अभी नरेन ने भी हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहा कि हाँ हाँ, बता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे गले से निवाला उतर गया होगा। बड़े आराम से खाना खाकर आए हो तुम अपने पिकाचू के बिना। इतने सालों से तुम भाइयों को मैं देख रहा हूँ और सबकी नस्लें पता है मुझे। इतना तो मैं समझ ही गया हूँ कि तुम सारे भाई किसी का भी दिल दुखाकर शांति से नहीं बैठ सकते हो। तुम्हारे मुंह से निवाला तक नहीं निकलता है किसी को दुख में देखकर। तो शुभ भी एकदम से खड़ा हुआ और फिर नरेन के सामने जाकर बोलता है कि ससुर जी, या आप मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर आप इनडायरेक्ट मुझे ताने मार रहे हो। नरेन अभी कुछ बोलता उससे पहले ही सौम्या गुस्से से अपने कमरे से निकलकर सीधा सीढ़ियों से होती हुई हॉल में आ जाती है और फिर शुभ को देखते हुए बोलती है कि छोटे शेर, मारूंगी तो मैं तुम्हें जरूर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दिशा को तंग करने की, उसे इतना ज्यादा रुलाने की, परेशान करने की? बोलो तुम तो तुम खुद को अब समझते क्या हो कि तुम मेरी बेटी को हर वक्त परेशान करोगे? मैं और नरेन तुम्हारे और दिशा के रिश्ते में बोलते नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम मेरी बेटी को तंग करोगे, जब मन करेगा उसे छोड़ दोगे, नाराज हो जाओगे। बोलो तुम। शुभ बोलता है कि अरे मम्मी जी, पहले से ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिना दिशा के पूरा कमरा खाने को दौड़ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कमरे में मुझे। और अब आप हो जो मुझे ही सुना रही हो। पहले ही रुद्र भाई ने मुझे इतना सारा सुना दिया और फिर नील भाई ने और फिर अवनी ने भी। बस मेरी एक प्यारी सी किट्टू भाभी है जो मुझे कुछ भी नहीं कहती हैं और मुझे हमेशा समझती हैं, जो मेरे सपोर्ट करती हैं हमेशा। बाकी तो सब बस मुझे ही सलाह ही देते रहते हैं और हमेशा मुझे गलत ही कहते हैं। अब आ तो गया हूँ ना अपनी पिकाचू को मनाने के लिए, कहाँ है मेरी पिकाचू? प्लीज बुला दीजिए ना, मैं उसे अपने आप ही मना लूंगा। तो सौम्या ने कहा कि कमरे में है, लेकिन हाँ तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ही ज्यादा नाराज, एक बार भी तुमसे बात नहीं करेगी। कहते हुए सौम्या के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर सब जानते थे कि दिशा शुभ से नाराज ही नहीं है और ना ही कभी उससे नाराज हो सकती है, क्योंकि शुभ दिशा का पहला प्यार था और वो हमेशा उससे ही प्यार करती थी। पहली बार ही दिशा ने खुद को शुभ की बाहों में महफूज महसूस किया था। शुभ ने भी अब सौम्या को मीठी सी मुस्कुराहट पास करी और बोलता है कि मैं भी जानता हूँ मेरा पिकाचू मुझसे नाराज नहीं हो सकता है, बस वो थोड़ा सा गुस्सा है और जैसे ही मैंने उसे मनाया ना, वो सच में मान जाएगी और वो मेरे बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकती है। वो तो बस मुझे तंग करने के लिए यहाँ पर आ गई है मम्मी जी। ये कहते हुए अभी शुभ भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और फिर अगले ही पल दिशा के कमरे में चला गया। शुभ जब दिशा के कमरे में आया तो दिशा जो अभी भी अपनी बालकनी में खड़ी होकर गेट की तरफ ही देख
देख रही थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखें अभी भी नम हो चुकी थी। जैसे ही अभी शुभ की नजर दिशा से जाकर मिलती है तो दिशा ने भी अब अपने गुस्से को शुभ को दिखाते हुए गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। तो शुभ के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी दिशा का ये छोटा सा नोक-झोंक देखकर। तो शुभ अभी धीरे-धीरे दिशा के करीब गया और फिर उसने अपनी बाहें दिशा पर लपेटते हुए बहुत ही प्यार के साथ कहा कि पिकाचू, कोशिश मत करो, तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। जैसे किट्टू भाभी रुद्र भाई से चाह कर भी नाराज नहीं हो सकती है ना, वैसे ही तुम भी मुझसे नाराज नहीं हो सकती हो पिकाचू। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे गलती कर दी नाराज होकर। तो दिशा भी मुंह बनाकर बोलती है कि लेकिन इस बार मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तो शुभ ने भी दिशा पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करते हुए कहा कि अच्छा देखो मेरी तरफ जरा, मैं भी तो देखूं कि मेरी पिकाचू मुझसे कितनी देर तक नाराज हो सकती है, कितनी देर तक मुझसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं भी तो देखूं जरा कैसे नाराज होती है मेरी पिकाचू। ये कहते हुए शुभ ने दिशा के होंठों को कैप्चर कर लिया और फिर दिशा के हाथ भी शुभ के कॉलर पर कस गए थे और एक मीठी सी किस करने के बाद शुभ ने भी अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर कहा कि अभी भी नाराज हो पिकाचू मुझसे, प्लीज माफ कर दो ना मुझसे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो दिशा ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने कहा कि ओह, लगता है कि एक किस में मेरी बीवी का दिल नहीं भरा है, मुझे दूसरी किस करनी पड़ेगी। इतना कहकर अभी शुभ ने फिर से अपने होठों से थोड़ी सी दिशा के गालों पर हरकत करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे दिशा के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और कहीं ना कहीं अब दिशा शुभ को माफ कर चुकी थी। तो शुभ को जब लगा कि दिशा अभी भी उससे नाराज नहीं है तो उसने भी उसे गले लगाकर बहुत ही प्यार से फिर से कहा कि सॉरी दिशा, लेकिन तुम ना शोभित से मिलने क्यों गई थी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम उससे मिलने गई हो, वो भी मुझे बिना बताकर। कहीं ना कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा तुमको लेकर इनसिक्योरिटी फील करने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए और इसी के चलते इतने ज़्यादा गुस्सा हो गया मैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो रुद्र भैया ने भी मुझे चांटा मार दिया था, अब तो तुम मान जाओ ना संकल्प की माँ। इतना कहकर अभी शुभ ने अपना गाल दिशा की तरफ किया तो दिशा ने भी आगे बढ़कर शुभ के गाल पर छोटी सी किस कर दिया और मुस्कुराने लगी। तो शुभ ने भी फिर से मुस्कुराकर अभी दिशा का सिर अपने सीने पर रख लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो दिशा ने भी अब अपनी उंगलियों से शुभ की टी शर्ट पर हरकत करने लगी थी। तो दिशा ने भी अब अचानक ही शुभ की तरफ देखकर पूछा कि आपको कैसे पता कि हमारा बेटा होगा, और आपने तो उसे पहले से ही नाम भी दे दिया। इस पर अभी शुभ ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है बेटा ही होगा और नील भैया ने भी उसका नामकरण कर दिया है, उसका नाम संकल्प होगा। नील भैया ने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ रखा है, इसीलिए मैंने भी सोच लिया है कि हमारा बेटा ही होगा जिसका नाम हम संकल्प रखेंगे। तो दिशा ने भी अभी मुस्कुराकर शुभ की तरफ देखकर नाम में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शुभ ने फिर से अपने होंठ दिशा की होंठों पर रख दिए और उसे फिर से किस करने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत भी अब अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। कहीं ना कहीं अजीत सचदेवा अब अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो अजीत ने भी बहुत ही जल्दी दोनों की शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अजीत जानता था कि शिखा से अच्छी लड़की उसे अपने बेटे के लिए कहीं नहीं मिलेगी। अजीत नहीं चाहता था कि शिखा की प्रेगनेंसी की बात अभी बाहर आ जाए और सब उसके बेटे को जज करने लगे, उसके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करे। तो अजीत और शोभित अभी दोनों ही डिनर कर रहे थे, तो नीलिमा भी वहां पर नहीं थी। दोनों बाप बेटे बहुत खुश थे और साथ में डिनर कर रहे थे। नीलिमा तो ज्यादातर बस पार्टी में ही बिजी रहती थी और अजीत को अब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। वैसे भी अजीत ने नीलिमा से शादी अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही किया था और शुरुआत से ही नीलिमा ने कभी भी अजीत को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। बाकी अजीत को तो नीलिमा से कोई अटैचमेंट तक नहीं थी, क्योंकि ना ही उन दोनों के बीच में ज्यादा बात होती थी, ना ही ज्यादा टाइम बिताते थे। वो तो बस अपने बहू बेटे के साथ खुश रहना चाहता था। तो अजीत ने अभी डिनर करते हुए कहा कि शोभित, शिखा कहाँ पर है? वो अभी डिनर करने के लिए नहीं आई, उसे भी बुला लो, साथ में डिनर कर लेती है। तो शोभित ने कहा कि डैड, वो कह रही थी कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी मूड स्विंग हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ी देर में खा लेगी। डिनर करने के बाद मैं उसके लिए खाना ऊपर ही लेकर चला जाऊंगा, जब उसका मन करेगा तो वो खुद ही खा लेगी। तो शोभित की बात सुनकर अभी अजीत फिर
से खाना खाने लगता है और फिर तभी शिखा भी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। तो शिखा की आंखों में अभी ढेर सारे आंसू थे। शिखा के आंसू देखकर अभी शोभित और अजीत दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर गए थे कि आखिर शिखा इतना ज्यादा परेशान क्यों हुए, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। थोड़ी देर पहले दोनों के हाथ अभी खाना खाते हुए रुक गए थे। दोनों ही हैरानी से अभी शिखा को ही देख रहे थे। तो शोभित ने बहुत ही प्यार से शिखा को देखकर कहा कि तुम रो क्यों रही हो शिखा, कोई प्रॉब्लम है क्या, पेन हो रहा है क्या तुम्हें? तो मैं तुम्हें कुछ डॉक्टर्स को दिखवा देता हूँ। आइसक्रीम खानी है क्या, चॉकलेट खानी है क्या तुम्हें? तुम पहले यहाँ पर आओ, मेरे पास बैठो और बताओ कि क्या बात है। शोभित ने हजारों सवाल कर दिए थे शिखा से। शोभित को शिखा की बहुत ज्यादा परवाह होने लगी थी। ये देखकर अभी अजीत मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि शोभित कभी भी किसी की परवाह नहीं करता था। शिखा भी शोभित अजीत सचादेवा के सामने आ जाती है और अपनी नम आंखों से बोलती है कि आप प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर शायद बेबी को कुछ हो गया है। शोभित की आंखें अभी शिखा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। तो वहीं अजीत भी अब शिखा की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा था। दोनों ही बाप बेटा बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे शिखा की बात सुनकर। तो शोभित ने कहा कि शिखा शिखा तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तो शिखा भी नजरें झुकाकर धीरे से फिर से बोलती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ और मैं सच कह रही हूँ, बेबी नहीं है, मुझे ना पीरियड्स हो गए हैं। शिखा के मुंह से ये बात सुनते ही अभी शोभित एकदम से अपनी चेयर पर अपनी कमर टिकाकर आंख बंद करके बैठ जाता है। वो बच्चा अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन शोभित को कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी और उसी के चलते वो शिखा के पास आ गया था। शिखा से भी उसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई थी। वही अजीत को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो शिखा ने अभी अजीत की तरफ देखकर थोड़ा सा रोनी आवाज में बोलती है कि मैं जानती हूँ आप मेरी शादी इसीलिए कर रहे थे ना, क्योंकि ये बच्चा था और अब ये बच्चा ही नहीं रहा। तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे इस घर में देखना तक नहीं चाहेंगे और ना ही आप अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवाएंगे, इसीलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वरना मैं आज ही चली जाती यहाँ पर हाँ पक्का मैं कल यहाँ से ज़रूर चली जाऊंगी, कल नहीं तो परसों तो यहाँ से मैं पक्का चली ही जाऊंगी। प्लीज़ आप मुझे 2 दिन के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। तो अभी अजीत कुछ बोला नहीं, बस शिखा की और हैरानी से देख रहा था। तो वहीं शोभित भी अब अपनी आंखें बंद किए हुए शिखा की बातों को सुन रहा था। तो शोभित ने भी अब अपनी आंखें धीरे से खोली और फिर मन ही मन शिखा को देखकर कहा कि ये सच में कितनी ज़्यादा मासूम है, इसे तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखना चाहिए हमें। तो शोभित भी अब अपनी चेयर से खड़ा होता है और फिर शिखा की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही अजीत ने कहा कि शिखा तुम्हें पक्का यकीन है ना कि अब ये बच्चा नहीं रहा? तो शिखा ने भी अब अजीत की तरफ नहीं देखा था, वो तो बस अपनी नजरें झुकाकर जमीन में ही खड़ी रहती है और देखती रहती है। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी ये सब बोलने में। ये सब अजीत के सामने नहीं कहना चाहती थी वो, लेकिन वो अजीत और शोभित को किसी धोखे में भी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने किसी भी तरह से कोई बात छुपाई तो शायद उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अपनी मासूमियत के चलते उसने थोड़ी सी हिम्मत की और फिर अजीत के सामने ही अपने पीरियड्स की बात भी बोल दी। तो अजीत ने अभी फिर से शिखा की तरफ देखते हुए पूछा कि शिखा प्लीज़ बेटा शर्माओ मत, मुझे बताओ तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये बच्चा अब नहीं रहा? तो शिखा ने अभी भी अजीत की तरफ एक बार तक नहीं देखा था और फिर नीचे नजरें करके धीरे से बोली कि शायद पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि अब ये बच्चा नहीं रहा। तो अभी अजीत ने शोभित की तरफ देखकर कहा कि शिखा को कमरे में लेकर जाओ। तो शोभित ने अभी शिखा का हाथ पकड़ा और फिर उसे अपने कमरे की तरफ लेकर गया। तो वहीं अब अजीत ने फ़ोन निकाला और फिर एक लेडी डॉक्टर्स को अपने घर बुला लिया शिखा के चेकअप करने के लिए। तो थोड़ी देर में ही अब एक लेडी डॉक्टर शिखा का चेकअप करने के लिए उसके कमरे में आ गई थी और फिर अजीत और शोभित जो कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे थे, दोनों ही अभी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और थोड़ी देर के बाद ही अभी लेडी डॉक्टर्स कमरे के बाहर से निकलती हैं और फिर अजीत की तरफ देखकर बोलती हैं कि मिस्टर सचादेवा, बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है और
नॉर्मल है, कभी कभी ना रेड डॉट चला जाता है। माँ को यही लगता है कि शायद पीरियड हो गए हैं और उन्होंने बच्चे को खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस आपको शिखा की केयर ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनका सीढ़ियों से उतरना चढ़ना बिल्कुल बंद करवा दीजिए, क्योंकि वो खुद तो कमज़ोर है ही, साथ में उनका बच्चा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे और अपने कमरे में ही रहे। कमज़ोरी बहुत है उनके अंदर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और आप उनकी परेशानी कम कर दीजिए, उन्हें खुश रहने का मौका दीजिए, उनकी हर इच्छा को पूरा करिए। तो डॉक्टर अभी इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चली गई थी। डॉक्टर्स की बात सुनकर अभी अजीत ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाकर शोभित को देखते हुए कहा कि यार ये ना कुछ ज़्यादा ही मासूम है, ये लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा बच्ची है अभी। तो शोभित के चेहरे पर भी अब मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो अजीत ने कहा कि तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो शोभित अभी शिखा के पास उसके कमरे में चला गया था। तो शिखा अभी बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में भी बहुत सारे आंसू थे। उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी गलती की वजह से शायद उसका बच्चा मिस हो गया है। तो शिखा को अभी नहीं पता था कि उसके बेबी को कुछ भी नहीं हुआ है। तो शोभित अभी कमरे के अंदर गया और फिर उसने शिखा के हाथों को पकड़कर अपने गाल से टच करके बहुत ही प्यार से कहा कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है शिखा। और ये सुनकर तो शिखा हैरानी से अभी शोभित को देखने लगती है, और शोभित धीरे से बोलता है कि हाँ अभी अभी डॉक्टर से कंफर्म करके गई है कि कुछ भी नहीं हुआ है बेबी को, तुम बिल्कुल ठीक हो और बच्चा भी हमारा बिल्कुल ठीक है, तो बस तुम परेशान मत हो। लेकिन हाँ तुम्हें ना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, और ये बात दिमाग से निकाल दो कि बच्चा होगा तो ही हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम। तो शिखा ने अभी शोभित की तरफ देखकर ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहती हो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो शोभित ने भी अगले ही पल शिखा को किस कर लिया, और फिर शिखा की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। तो शोभित अभी अपनी आंखें बंद किए हुए था और वहीं शिखा को भी महसूस कर रहा था। तो वही धीरे धीरे अब शिखा की आंखें भी बंद हो गई थी, और एक मीठी सी किस करने के बाद शोभित ने कहा कि बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं अब तुमसे हर कीमत पर शादी करूंगा, चाहे हमारा बच्चा हो या फिर ना हो। अब अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो, तुम इस घर से कहीं भी अब जाने वाली हो। अब तुम चुपचाप से अच्छी बहू की तरह इस घर को संभालो, और हमेशा के लिए तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहोगी। वैसे भी मैं और पापा बहुत ही ज़्यादा वेले घूमते हैं, लेकिन हाँ अब जब तुम इस घर में आ गई हो ना, तो तब से हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम तीनों साथ में खाना खाएं, और कुछ महीनों के बाद साथ में चारों खाना खाएंगे, समझी तुम। तो शिखा तो अब शर्म के मारे शोभित को देख ही नहीं रही थी, उसने तो अभी अपनी गर्दन नीचे करके हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो शोभित अभी शिखा के पास में ही लेट गया, और फिर उसने शिखा का सिर अपने बाजू पर रखते हुए कहा कि अब तुम भी से आराम से सो जाओ शिखा, तुम्हें ना रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले हफ्ते हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, और फिर तुम बहुत ज़्यादा थक भी तो जाओगी ना, इसीलिए तुम अभी से बहुत सारा आराम कर लो, समझी तुम। और हाँ बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो शिखा ने भी अब एक मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, और फिर शोभित ने एक बार फिर से शिखा के होठों को कैप्चर कर लिया, और फिर धीरे धीरे अपना प्यार उसे महसूस कराने लगा। तो शिखा भी अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि शोभित उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, और वो उस घर को अब अपनाने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ आज जय और जिया की शादी हो रही थी। तो पूरा प्रताप फैमिली अभी जय और जिया की शादी में शामिल होने के लिए जय के घर पर आ गई थी। तो जय जो अभी घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीरू और शुभ का तो नाच नाच कर बुरा हाल हो चुका था। वैसे भी शुभ ऐसे मौके छोड़ता नहीं था, वो बहुत सारा डांस कर रहा था। दोनों ही आज डांस कर कर पसीने पसीने हो चुके थे। पूरा प्रताप फैमिली वहीं पर था, जो कि बहुत ज़्यादा खुश था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।